ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने वाले एक इस्लामिक देश तुर्की को लेकर भारत के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। ये वही देश है जिसने पाकिस्तान को वो ड्रोन दिए जिसके सहारे भारत के नागरिकों और सेना पर हमले की कोशिश हुई। ये कोशिश एक बार नहीं, कई बार लगातार हुई। वो अलग बात है कि दुश्मन की हर कोशिश को हमारे एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया, लेकिन अब भारत के आम लोगों में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये तुर्की, या जिसको हम पहले तुर्की के नाम से जानते थे, वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि वो एक बड़ा इस्लामिक देश है जो कि धर्म को लेकर काफी कट्टर है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम था जब यही तुर्की इस्लामिक नहीं बल्कि ईसाई देश हुआ करता था। तब इसे दुनिया एनातोलिया के नाम से जानती थी। यही नहीं, जो तुर्की नाम है वो भी कभी एक गाली की तरह इस्तेमाल होता था, जो आज एक देश का नाम है। यहीं पर ईसाई धर्म के दो बेहद इंपॉर्टेंट शहर थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल और एंटियोक। यहाँ हजारों चर्चें हुआ करती थी जो आज उंगलियों पर ही गिनी जा सकती थी। कभी ईसाइयों से भरा ये क्षेत्र आज 99.8% मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ईसाइयों वाला एनातोलिया तुर्की बना कैसे? इस्लाम यहाँ इतना कैसे फैल गया कि सत्ता और सरकार कट्टर इस्लामिक हो गई? ये सब जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज से करीब 1000 साल पहले तक तुर्की को एनातोलिया के नाम से जाना जाता था। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता था। 7वीं शताब्दी के आसपास जब इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ तब एशिया माइनर का क्षेत्र ईसाई हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात है कि ये एनातोलिया को लेकर इस्लाम से पहले भी लोग लड़ रहे थे, जिन्हें हराकर ईसाइयों ने इस जगह पर कब्जा किया था। यानी कि एनातोलिया का एरिया पहले ईसाई बहुल भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर कई अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। यहाँ 3 मेजर ग्रुप्स रहा करते थे। पहले थे ग्रीक रोमन एम्पायर से जुड़े हुए थे। दूसरे आर्मेनियंस, ये भी एक कल्चरल एथनिक ग्रुप था जो कई किंगडम्स में बटा हुआ था। ये दोनों ही ग्रुप ईसाई धर्म को मानते थे। तीसरा ग्रुप था तुर्क ग्रुप, जो कि इस्लाम के उदय के समय सेंट्रल एशिया में रहते थे और इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया को छोड़कर एशिया माइनर की ओर मूव करना शुरू कर दिया। प्री इस्लामिक एनातोलिया में सबसे बड़ा ग्रुप था ग्रीक्स का, जो पूरे क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे, और आर्मेनियंस यहाँ पर कमतर थे। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ग्रीक्स ने भी इस जगह पर कब्जा किया था कई सालों के प्रोसेस से। इस प्रोसेस को जाना जाता है हेलेनाइजेशन के नाम से। सिकंदर के हमले के समय से ही यहाँ पर ग्रीक्स बसने शुरू हो गए थे, और बाद में ईसाई धर्म के प्रसार के समय इन ग्रीक लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया और इस एरिया के लोकल लोगों पर भी ईसाई धर्म का कल्चर और यहाँ के रीति रिवाज थोप दिए। ईसाइयों का जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर सबसे फेमस था, उसे पहले बाइजेंटेनियम नाम से जाना जाता था। बाइजेंटेनियम हिंदू धर्म की तरह कई देवी देवताओं को मानने वाला धर्म था, लेकिन जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बागडोर कॉन्स्टेंटाइन ने संभाली तो उन्होंने इस शहर का नाम बाइजेंटेनियम से बदलकर अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। उन्होंने आगे चलकर ईसाई धर्म अपना लिया और देखते ही देखते 5वीं सदी आते आते ये पूरा क्षेत्र ईसाई आबादी से भर गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वीं सदी तक एनातोलिया के एरिया में 2 तरह के ईसाई थे, ग्रीक्स और आर्मेनियंस। ग्रीक्स चाहते थे कि आर्मेनियन आबादी भी ग्रीक्स के रीति रिवाज मानने लगे, इसीलिए आर्मेनियन एम्पायर के साथ उन्होंने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। लेकिन इसी बीच 7वीं सदी में उदय होता है इस्लाम का। इस्लाम के उदय के साथ ही एक नया धर्म सेंट्रल एशिया में तेजी से फैलना शुरू होता है। इस धर्म के पैगंबर थे पैगंबर मोहम्मद। सेंट्रल एशिया में इस्लाम को अपनाने वाली कई जातियों में से एक जाति थी तुर्कमेन जाति। ये घुमंतू लोग थे जो सेंट्रल एशिया से निकलकर आर्मेनियन एम्पायर की ओर शिफ्ट होने लगे थे। आर्मेनियन एम्पायर की लैंड उनके मवेशियों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, इसलिए वो आर्मेनियन जगहों पर कब्जा करना चाहते थे। यही वजह है कि तुर्कमेन जाति के लोगों का ग्रीक और आर्मेनियन लोगों से भयंकर टकराव होना शुरू हुआ। तुर्कमेन जाति वैसे भी अपनी बर्बरता के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि वो अपने दुश्मन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते थे, बिना उनका कोई धर्म देखे। फिर इन लोगों ने ग्रीक्स से कई लड़ाइयाँ लड़ी आर्मेनियन ग्रास के मैदानों को पाने के लिए। ये पूरी ट्राइब काफ़ी ताकतवर थी और इसकी ताकत तब और बढ़ी जब इस जाति को एक नया लीडर मिला।
इस लीडर का नाम था सेल्जुक बेग। ये वो शख्स था जिसने तुर्कमेन जाति को एक किया और तुर्कमेनिस्तान के पास इन्होंने एक नए एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। ये इतना ताकतवर एम्पायर था कि महमूद गजनवी ने जो भारत को 17 बार लूटा, वो सिर्फ इसलिए ताकि सेल्जुक तुर्कों से लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त सेना और धन रहे। खैर, सेल्जुक ने तुर्कमेनों को एक किया था तो उसके बेटे तुगरिल ने इस एम्पायर को तलवार के दम पर ईरान और इराक की तरफ फैला दिया था। 1055 ईस्वी तक तुर्कमेन जाति का राज अब्बासिदों की राजधानी बगदाद तक हो गया था। यहाँ बगदाद के खलीफा ने तुगरिल से हाथ मिला लिया और शर्त के तहत तुगरिल ने वादा किया कि वो इजिप्ट के शिया एम्पायर फातिमिदों को खत्म कर देगा। लेकिन इसके लिए तुगरिल ने पहले फातिमिद एम्पायर के सपोर्टर्स को खत्म करने की सोची। इसी सोच से उपजती है एनातोलिया की तबाही, क्योंकि ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर अच्छा खासा पैसा देता था इस एम्पायर को, यानी फातिमिद एम्पायर को। इस तरह 1057 के बाद लगभग हर साल तुगरिल की सेना ने एनातोलिया की ओर हमला किया। इस दौरान कई बड़े शहर तबाह हो गए। इसके साथ ही जो पहले से यहाँ पर तुर्कमेन लोग रह रहे थे, उन्होंने भी तुगरिल से हाथ मिला लिया। इस दौर में बाइजेंटाइन साम्राज्य इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा था, इसलिए वो इनका मुकाबला नहीं कर पाया। तुगरिल की फौज ने एनातोलिया को खूब नुकसान पहुंचाया। उसकी मौत के बाद उसके पोते अल्प अरसलान ने भी इन रेड्स को जारी रखा। आखिर में साल 1071 में मंजिकर्ट की लड़ाई हुई, जिसमें अल्प अरसलान ने ईस्टर्न बाइजेंटाइन की सेना को पूरी तरह से हरा दिया। हुआ यह कि इस युद्ध में कुछ तुर्क थे जो किराए के सैनिक बनकर रोमन्स की तरफ से लड़ रहे थे और इन लोगों ने ऐन मौके पर सेल्जुक एम्पायर से हाथ मिला लिया। हालांकि अल्प अरसलान ने एनातोलिया पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था, बल्कि इसके साथ राजा रोमनस IV के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि इसका असली टारगेट था फातिमिदों को हराना। हालांकि 1 साल बाद ही यह समझौता पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि अरसलान की एक युद्ध में मौत हो गई और रोमनस IV को उसके ही राज्य में विद्रोह के बाद अंधा कर दिया गया। अरसलान की मौत के बाद अब सेल्जुक एम्पायर में काफी टेंशन पैदा हो गई, इसीलिए कई सेल्जुक सैनिक अनातोलिया की ओर निकल गए। उधर अरसलान ने भी अपने चाचा को मारकर सत्ता हथियाई थी, इसलिए उसके बंदी बनाए हुए 4 बेटे भी जेल से भागकर इस ओर कूच कर गए। इन लोगों को यहाँ पर सेटल होकर शासन चलाना था, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पहले से रह रही कई अलग अलग ट्राइब्स से समझौता कर लिया। फिर आता है साल 1077, जब इन्होंने सल्तनत ऑफ रूम की स्थापना की। इसकी स्थापना करने का काम किया था सुलेमान प्रथम ने। इनका कब्जा एनातोलिया के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्से पर था। जब सल्तनत ऑफ रूम की स्थापना हुई तो अत्याचार के डर से यहाँ के ग्रीक ईसाई वेस्टर्न एनातोलिया की ओर भागने लगे। इस तरह से ईस्टर्न हिस्से पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। वैसे ये काम इतनी जल्दी नहीं हुआ। बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पूरे 400 सालों तक सेल्जुक तुर्कों के हाथ नहीं आई। ईसाइयों का इन्फ्लुएंस इस शहर के आसपास से अभी भी खत्म नहीं हो पाया था। इसीलिए माना जाता है कि एनातोलिया में इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो था। हालांकि इसी टाइम पीरियड के बीच इस्लाम का प्रसार हुआ शादियों के रास्ते, मैरिज अलायंस। असल में इस पूरे टाइम पीरियड में बड़े पैमाने पर मुस्लिम पुरुषों ने ईसाई महिलाओं से शादी की। ये शादियां राजाओं से लेकर निचले तबके के लोग तक करते थे। इन शादियों से निकले बच्चों को मिक्सा बर्बरोई कहा गया। जैसे जैसे टाइम बीता, मिक्सा बर्बरोई लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इससे ईसाइयों की संख्या अपने आप ही कम होने लगी। इस तरह ईसाइयों की आबादी घटने लगी थी, क्योंकि ईसाई अपने नेटिव लैंड को छोड़ गए थे और दूसरा इंटरफेथ रिलीजियस मैरिजेस की वजह से भी ऐसा होने लगा था। खैर दोस्तों, 13वीं सदी के आखिर में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसने पूरे एनातोलिया को अपने कब्जे में कर लिया। 15वीं सदी की शुरुआत तक सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसी जगह थी जो कब्जे में नहीं आई थी। इसे भी साल 1453 में महमद द्वितीय ने जीत लिया और इस तरह से पूरा एनातोलिया ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया। कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम इस्तांबुल कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस्लाम को फैलाया गया। पूरे एनातोलिया में 400 से भी ज़्यादा चर्च थी, जिनको मस्जिदों में बदल गया और कई ईसाइयों की हत्या भी की गई। ऑटोमन साम्राज्य के टाइम पर इन 400 में से सिर्फ 4 चर्चें बची हुई थी। जिन चर्चों को मस्जिद बनाया गया उसमें हागिया सोफिया चर्च भी थी, जिसे बाद में मस्जिद बना दिया गया। चर्च खत्म होने से यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन की जो एजुकेशन थी और जो लीडरशिप थी वो खत्म हो गई। अब मध्य युग में यानी मिडिल एजेस में किसी भी धर्म की तरक्की के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यही वजह है कि धीरे धीरे लोग अपने धर्म से दूर होते चले गए और इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर कन्वर्जन की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई थी और इसमें कई वजह थी। इसमें सबसे पहली थी जंग में पकड़े गए सिपाहियों का इस्लाम में कन्वर्जन, और ऐसी ही एक परंपरा थी देवशर्मी की।
इस प्रोसेस में होता यह था कि ऑटोमन सैनिक बाल्कन के एरिया से कई ईसाई बच्चों को जबरन सेना में भर्ती करते थे और फिर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे। इन बच्चों की इस सेना को जेनिसरी कहा जाता था, जो यूरोप की काफ़ी ताकतवर आर्मी मानी जाती थी। कई युद्धों में इस सेना की वजह से ऑटोमन को जीत भी मिली थी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ऑटोमन लोगों को तुर्क शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये शब्द एनातोलिया में एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि ज़्यादातर ऑटोमन सुल्तान खुद को उस्मानी कहना पसंद करते थे, लेकिन टाइम के साथ इस वर्ड से उनको दिक्कत होनी बंद हो गई। साल 1876 में ऑटोमन ने एक सिंगल वर्किंग टर्किश आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए टर्किश लैंग्वेज को ऑटोमन एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के लिए भी यही भाषा होनी कंपलसरी कर दी। इसे दूसरी भाषाओं वाले आर्मेनियन, ग्रीक्स, कुर्द, पर्शियन और अरब, ये सारी डाइवर्सिटी खत्म होने की कगार पर आ गई। 20वीं सदी की शुरुआत से ही ऑटोमन साम्राज्य फिर कमजोर होना भी शुरू हो गया। इस टाइम तक एक गेस किया जाता है कि तुर्की में 20 से 25% ईसाई थे, जो कि ग्रीक और आर्मेनियन तबके के लोग थे। साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन ईसाई लोगों को खूब प्रताड़ित किया गया। कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो करीब 30 लाख लोकल ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें आर्मेनियन और ग्रीक दोनों मूल के ईसाई शामिल थे। वर्ल्ड वॉर के अगले साल यानी 1915 में आर्मेनियन ईसाइयों का जेनोसाइड हुआ। इसमें 15 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह हिटलर के बाद किए गए सबसे भयानक नरसंहारों में से एक माना जाता है। इस नरसंहार में करीब 2000 साल पुरानी आर्मेनियन कल्चर लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई। यह नरसंहार इतना बुरा था कि तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस ने ईसाई जनता का मुस्लिम आबादी के साथ एक्सचेंज कर लिया। साल 1923 में हुई लिजानिया की संधि के तहत 13 लाख ईसाइयों ने तुर्की को छोड़ दिया, तो वहीं 4 लाख मुसलमानों ने ग्रीस छोड़ दिया। 1923 में तुर्की नाम से एक नए देश की स्थापना होती है और अतातुर्क कमाल पाशा ने कई ऐसी नीतियां बनाई जिसमें ईसाइयों को भेदभाव झेलना पड़ा। इस शोषण का उद्देश्य था गैर तुर्की ओरिजिन के लोगों को तंग करना। इसी के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम भी 1930 में बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। इस भेदभाव के चलते कई ग्रीक लोगों ने इस्तांबुल को ही छोड़ दिया। इस तरह आज तुर्की में 99% आबादी मुसलमानों की हो गई। दोस्तों, तुर्की का इतिहास दिखाता है कि किस तरह एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस एरिया टाइम के साथ एक इस्लामिक देश बन गया। जो एनातोलिया कभी ईसाई देश हुआ करता था, वहाँ से ईसाई आबादी लगभग खत्म सी हो गई है। अभी जो पाकिस्तान का सपोर्ट टर्की कर रहा है, वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कर रहा है कि वो इस्लाम को मानने वाला देश है और इस्लामिक देशों का सपोर्टर है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।